नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी, हिंदी बाल भारती, दूसरी इकाई, ऊर्जा आए कहां से। पाठ 4, ऊर्जा आए कहां से। इस पाठ में हमें कौन सी कृति करनी है बच्चों? तो हमें सुनना है, समझना है और बताना है। ध्यान से सुनेंगे तब हम समझेंगे, जब हम समझ पाएंगे तभी हम सही सही बताने में सक्षम होंगे। तो ये पाठ में मुख्य रूप से हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमारे सर हमें बता रहे हैं कि ये एक संवादात्मक पाठ है। अच्छा, संवादात्मक पाठ क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संवाद क्या होता है। संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप या बातचीत। जब दो लोग बातचीत करते हैं या दो से ज्यादा लोग बातचीत करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। अब हमारा जो ये पाठ है, ये संवादात्मक पाठ है। मतलब इस पाठ में कुछ लोगों के संवाद हैं, कुछ लोगों की बातचीत है। और ये बातचीत करने वाले लोग कौन कौन से हैं? तो ये कौन से लोग हैं? ये हैं हमारी क्लास के शिक्षक, हमारी क्लास के विद्यार्थी। दो विद्यार्थी हैं, हर्ष और प्रियंका। ये अपने शिक्षक से बातचीत कर रहे हैं। तो संवाद के पात्र का अर्थ है कि इस पाठ में संवाद करने वाले लोग कौन कौन से हैं। अब संवादात्मक पाठ में हमें किस बात पर ध्यान देना होता है? हमें ध्यान देना होता है कि इसमें आरोह, अवरोह एवं विराम चिन्हों सहित वाचन करना होता है। जब ऐसे पाठ को हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें आरोह, अवरोह यानी वाक्यों में जो भाव हैं उनके अनुसार उतार चढ़ाव और विराम चिन्ह, इनका उपयोग करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ का वाचन करना होता है। तभी हम पाठ के सही भाव को समझ पाते हैं। जैसे मान लो कोई वाक्य गुस्से में कहा गया है, तो गुस्से में कहा गया है तो उस वाक्य का आरोह अवरोह अलग होगा। जैसे तुम कहाँ गए थे, ये हमने गुस्से में कहा। यदि मैं उसी बात को प्यार से कहूं, तुम कहाँ गए थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्वर का उतार चढ़ाव था उसमें अंतर आया। तो इसी उतार चढ़ाव को हम कहते हैं आरोह अवरोह। ये हमारे भाव के अनुसार इसमें अंतर पड़ता है। तो संवादात्मक पाठ जब भी होता है तो उसे पढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया, संवाद मतलब जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। और जब भी आप किसी वीडियो या स्लाइड में आप जब देखें और आपको इस तरह का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है, तो इस फिगर को हम इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यानी ये जब चित्र बना हुआ इमेज हमें दिखती है, इसका अर्थ है कि हमें किसी के द्वारा कुछ कही गई बात को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हो, कहीं खड़े खड़े आपस में बातचीत कर रहे हो, चाहे किसी कमरे में बातचीत कर रहे हो, जब भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है तो इसे हम संवाद कहते हैं। तो इस पाठ में क्या क्या है, किन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है, तो सर हमारे बता रहे हैं
कि इस पाठ में मानव को आवश्यक ऊर्जा संबंधी जानकारी, यानी मानव को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। जल धन की बचत की ओर संकेत, हमें जल की बचत कैसे करनी है, धन की बचत कैसे करनी है, इसकी ओर भी कुछ इशारा दिया गया है। सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, सौर ऊर्जा की उपयोगिता क्या है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस पाठ में चर्चा की गई है। चलो देखते हैं इस क्लास में कौन कौन लोग संवाद कर रहे हैं। ये हमारी क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ टीचर भी आ गए हैं। चलो देखें इस क्लास का वास्तविक रूप क्या है। ओह वाह वाह, क्या बात है। सभी बच्चे अपने बैग के साथ में, सामान के साथ बैठे हैं। क्लास में अपने सर भी आ गए हैं और सर ने पाठ का नाम बताया है, ऊर्जा आए कहां से। ये हमारी कक्षा, हमारे शिक्षक और हम पहुंच गए अपनी क्लास में। तो सर हमारे कह रहे हैं जरा पिछला दोहरा लें। इसके पहले हमने जो पढ़ा था जरा उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। अभी हम पढ़ते हैं एक बार इस संवाद को। शिक्षक, बच्चों क्या तुम जानते हो मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? हर्ष, हाँ सर, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब जब भी आप संवादात्मक पाठ देखोगे बच्चों, कहीं भी देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो पात्र है, जो संवाद कर रहा है, वो लिखा रहता है उसका नाम और उसके आगे दो ये इस तरह से बिंदु बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं यहां पर शिक्षक, ठीक कहा, इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। पूर्ण विराम है ये, यहां मतलब वाक्य पूरा हो गया। प्रियंका की एंट्री हो गई है संवाद में, प्रियंका भी आ गई है। सर, अब यहाँ अल्प विराम है, कॉमा है, जिसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हम रुकते हैं। सर, रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के इंजन के लिए कोयला और पेट्रोल से शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम पढ़ते समय बोलना नहीं है, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। ये पूर्ण विराम का अर्थ क्या है कि हम यहाँ वाक्य हमारा पूरा हो गया है, तो यहाँ हम थोड़ा सा विराम लेंगे, पॉज करेंगे। ये कोयला और पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होते हैं? हर्ष, पेट्रोल और कोयले को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यह जीवाश्मी ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जल या थल के किसी विनाशकारी भूकंप या समुद्री महाचक्रवात के शिकार हुए थे। पेड़ पौधे या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में धंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं। इनको ही कोयला कहते हैं। ये रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं? आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? प्रियंका, हर्ष और सभी बच्चों, अब ये इस टॉपिक पर हम अगले पीरियड में बात करेंगे। आज बस यहीं तक, ठीक है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो मुख्य रूप से हमें जानना है कि हमारे पास ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं। इसके पहले देखा हमने कि हम पेट्रोल से, कोयले से, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे और अभी भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इनके भंडार सीमित हैं। तो अब इसके अलावा हम अन्य
किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विश्व में लगातार अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। तो चलो उस पर हम चर्चा करें। प्रियंका ने पूछा अपने सर से, सर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? इन वैकल्पिक स्रोतों से हमें ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? सर ने बताया, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रकृति में विद्यमान है। हमारी पूरी सजीव सृष्टि ही पानी, हवा और सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। तो सर ने कहा कि ये वैकल्पिक स्रोत हैं, यानी पेट्रोल, तेल, प्राकृतिक गैस के अलावा हम इन स्रोतों से यानी हवा से, पानी से और सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो सूर्य अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस चित्र में हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं और पेड़ की जड़ें पोषित होती हैं और पेड़ पल्लवित होता है। सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है। जब से हमारी पृथ्वी बनी है, आपने पिछले वर्ष कक्षा 5वीं में परिसर अभ्यास में आपने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी कब बनी। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई और तब से लगातार सूर्य उतनी ही प्रखरता से चमक रहा है और आने वाले वर्षों में भी इसी तरह चमकता रहेगा। तो लाखों सालों से हमें सूर्य की ऊर्जा जो है ये मिल रही है और इसके लिए हमें किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसे नहीं भरने हैं किसको, और आने वाले भी लाखों वर्षों तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और हम सब जानते हैं कि सूर्य में इतनी गर्मी है, इतनी आग है कि यह यदि इससे हमने ऊर्जा प्राप्त की है और उसको यदि हमने विद्युत में उसका रूपांतरण किया है तो हमें एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। और आज इसी पर विश्व में बहुत सारा काम हो रहा है, इस पर अनुसंधान हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आज सोलार पैनल बन चुके हैं और ये सोलार पैनल जैसे आप चित्र में देख रहे हो यहाँ लगे हुए हैं। सूर्य दिन में जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं। ये जो पैनल है, सोलार पैनल, इस सूर्य की ऊर्जा को अपने में संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और बाद में यह जो सूर्य की ऊर्जा इसने इकट्ठी की है वो नीचे यहाँ प्रवाहित होती है इन्वर्टर में और उसके बाद बैटरी के साथ बैटरी में जाती है और वहाँ पर उसमें रूपांतरण होता है। फिर वो उसके बाद वो इलेक्ट्रिक पैनल की तरफ प्रवाहित होती है और वो ग्रिड के द्वारा फिर वो घरों में वो पहुँचती है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनती है और वो बिजली हमारे उपयोग में आती है। न केवल सोलार पैनल बल्कि विंड एनर्जी यानी पवन चक्की द्वारा जो ऊर्जा, उससे भी ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत का निर्माण होता है। हवा सतत चलती रहती है तो जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई पर जो स्थित क्षेत्र हैं या समुद्री किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पर हवा की गति तेज होती है और ये बड़े बड़े पवन चक्की उन किनारों पर, उन समुद्री किनारों पर या पहाड़ की ऊंचाई पर इस तरह से लगे हुए हैं और ये हवा के द्वारा ये अपने आप इस तरह से घूमते हैं ये पंखे। और जब ये पंखे घूमते हैं तो इससे ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा एक प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा
ग्रिड में इसका इकट्ठा होती है, इसका कन्वर्जन होता है और उसी से विद्युत की निर्मित होती है, बिजली का निर्माण होता है और बाद में उस बिजली को प्रसारित किया जाता है। तो इस तरह से पवन के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास चारों तरफ हो रहे हैं और भारत ने भी इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया हुआ है। महाराष्ट्र में, गुजरात में इस पर बहुत सारा काम हो रहा है और पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निर्माण, विद्युत का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज कई बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े संस्थानों में सोलार पैनल लगे हुए हैं, विंड एनर्जी के लिए पवन चक्की लगी हुई है और उससे विद्युत निर्मित की जा रही है। हम ये देख रहे हैं सोलार पैनल बहुत 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 बड़े पैमाने पर इसमें हमारे देश में काम हो रहा है। न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पर हम देखें तो इस पर बहुत सारा कार्य हो रहा है और आने वाला जो भविष्य है, जो हमारा आने वाला कल है, वो इन्हीं ऊर्जाओं पर आधारित हो तो बेहतर है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, जो हमें इन पदार्थ, सूर्य से या हवा से या पानी से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, उसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को संतुलित रखती है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता मिलेगी हमें इनसे, क्योंकि इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। तो इस तरह से ये जो सोलार पैनल के द्वारा काम होता है, ये है सोलार कुकर। अब हमने देखा कि जो सोलार एनर्जी है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो विद्युत निर्मित तो हो ही रही है उससे। मैंने जैसे बताया कि कई बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े होटल्स में विद्युत उससे निर्मित होती है और उससे होटल के हीटर्स चलते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। तो उसी तरह से हम यदि देखें तो सोलार कुकर भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। ये सोलार कुकर की इमेज हम देख रहे हैं। ये है सोलार वाटर हीटर। ये भी आपने बहुत जगह इस तरह से अभी तो नहीं देखा होगा, आप छोटे हो, आपने बहुत ज़्यादा आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आज कई जगह बड़े बड़े संस्थानों में इस तरह के छतों पर, कई जगहों पर घरों में भी छतों पर इस तरह के सोलार हीटर स्थापित किए गए हैं। आप ये देख रहे हो, ये बैटरी है और ये हीटर है जिसमें पानी स्टोर होता है और इसकी वजह से ये पानी गर्म होता है और ये पूरे बिल्डिंग में या पूरे घरों में प्रसारित किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ये सोलार पानी का हीटर। अब हम देखेंगे कि इस सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण कैसे होता है। अब आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये सोलार पैनल लगे हुए हैं। हमने इसके पहले चित्र देखे थे सोलार पैनल के। ये घर की छतों पर लगे रहते हैं। अब सूर्य की किरणें लगातार इस पर पड़ती हैं, तो सूर्य की रोशनी को, उससे जो ऊर्जा मिलती है, ये सोलार पैनल उस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद यह जो उन्होंने ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा की है वो प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे उस प्रॉपर सिस्टम रहता है पाइप के द्वारा। वो यहाँ पर बैटरी, इन्वर्टर और बैटरी लगी रहती है, तो उसके द्वारा वो ग्रिड, उसका विद्युत निर्माण होता है और उसे ग्रिड में पहुँचाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जिसे हम बोलते हैं। और बाद में इस ग्रिड के द्वारा उस विद्युत को सप्लाई की जाती है, उस विद्युत। तो इस तरह से सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण जो है किया जा रहा है और आज के समय, ये वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि जो प्राकृतिक भंडार है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जितनी प्राकृतिक गैस है, ये भंडार तो सीमित हैं। लाखों सालों से हम इनका उपयोग कर रहे हैं और आने वाले कई हजार वर्षों तक इनका उपयोग होता भी रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या, एक समय ऐसा आएगा जब ये भंडार जो है ये खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब लेकिन मानव की आवश्यकता तो वैसी बनी रहेगी। जैसे हमारे घर में, जब अब छोटा सा एक उदाहरण हम देते हैं कि जब हमारे घरों में गैस का सिलेंडर रहता है, उसमें 1 महीने भर के बाद गैस खत्म हो जाती है। तो गैस तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी आवश्यकता तो बनी हुई है। हमें खाना बनाना है, हमें चाय बनानी है, हमें भाजी बनानी है, रोटी सेकनी है। हमारा काम तो खत्म नहीं हुआ, हमारी आवश्यकता तो बनी हुई है। तो हम दूसरा ऑर्डर देते हैं, गैस बुक करते हैं, दूसरा सिलेंडर आता है, तो हमारा काम होता है। मतलब आवश्यकताएं हमारी बनी रहेंगी, लेकिन जो स्टोरेज है, जो गैस का भंडार है,
जो कोयले का भंडार है ये कभी न कभी तो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तो सोलार ऊर्जा, पवन चक्की द्वारा मिलने वाली ऊर्जा, पानी से जो ऊर्जा निर्मित की जाती है, विद्युत निर्मित की जाती है, वो हमारे आने वाले मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब हम देख रहे हैं कि सोलार कुकर कैसे काम करता है। ये हमने सोलार कुकर की इमेज पहले देखी थी, यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं। तो इसके ऊपरी भाग में एक काला तल होता है, यहाँ हम देख रहे हैं, और उसके बाद ये काला तल का काम क्या होता है? ये ग्लास शीट कवर होता है ब्लैक कलर का। ये क्या काम करता है कि ये सूरज से मिलने वाली पूरी ऊष्मा, सूर्य रोशनी से, सूर्य प्रकाश को पूरी तरह अपने आप में शोषित कर लेता है। अवशोषित, जिसे आपकी किताब में शब्द दिया हुआ है, अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने आप में सोख लेता है। और उसमें एक साधारण कांच की पट्टी लगी होती है। ये कांच की पट्टी जो है ये संपूर्ण विकिरण का पारगमन करती है, यानी सूर्य की रोशनी आर पार हो जाती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में एक दर्पण लगा होता है, और ये जो कुकर है इसका जो ढक्कन है इसमें एक शीशा लगा होता है, दर्पण। उस दर्पण से क्या होता है, वह कुकर के काले तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। दर्पण जो है वो उसको परावर्तित करता है, और जो कुकर का जो काला तल है उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, और यह जो काम है, जो सोलर कुकर जो है बहुत तेजी से काम करता है। हर्ष ने पूछा, सर, पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं? अच्छा प्रश्न था कि भाई उसके पास तो कोई कुकर नहीं है, कोई गैस नहीं है, तो वो भोजन कैसे बना रहे हैं पौधे अपना? क्योंकि पौधे बढ़ते हैं, उनको खाद पानी मिलता है, पानी न दो तो वो सूख जाते हैं, सूर्य की रोशनी न मिले तो पौधे सूखने लगते हैं। तो हर्ष के मन में आया ये प्रश्न कि भाई सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सर ने समझाया कि हर्ष, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों से सब्जियां और अनाज उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ग्रहण कर मानव ऊर्जा प्राप्त करता है। तो बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य जो है स्वयं वो पौधों पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे, ये सब्जियां जो हैं वो पौधों के रूप में ही हैं, फलों के पेड़ हैं, तो फल है, अनाज है, सब्जियां हैं, ये हमें इन्हीं वनस्पतियों से मिलती है। तो ये जो वनस्पतियां हैं ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। चलो अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमारा पाठ जो है ये संवादात्मक पाठ है, तो हम जितनी मुद्दों पर अभी तक हमने चर्चा की है उसे हम एक संवाद के रूप में पुनः उसका वाचन करते हैं। संवाद में हमारे 3 पात्र हैं, हर्ष, शिक्षक और प्रियंका। हर्ष और प्रियंका दोनों विद्यार्थी हैं और ये अपनी कक्षा में अपने सर से, अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हर्ष, ये रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं? आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। अब प्रियंका ने भी एंट्री ले ली है। प्रियंका पूछ रही है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? अब यहाँ पर ये अल्प विराम है, कॉमा है, तो हम यहाँ पॉज लेते हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें जिज्ञासा होती है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आप उस वाचन में आरोह अवरोह पर ध्यान दीजिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य हैं। अब यहाँ पर पूर्ण विराम है, मतलब हम यहाँ पे वाक्य हमारा पूरा हो गया है।
सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निशुल्क प्रदान कर रहा है। पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब इस शिक्षक के संवाद में 3 जगह वाक्य पूरा हो रहा है। एक बार यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम है, फिर दूसरा पूर्ण विराम यहाँ पर, और यह अंतिम पूर्ण विराम यहाँ पर, यानी 3 जगह वाक्य पूरा हो रहा है। तो हमें 3 जगह थोड़ा सा पॉज लेना है। अब मैं ये पूरा जो वाक्य पूरा संवाद फिर से पढ़ती हूँ। अब इसमें मैं कहीं पर भी अल्प विराम पूर्ण विराम इसका उल्लेख नहीं करूंगी, लेकिन आप जैसे मैं पढ़ रही हूँ मेरे स्वरों के उतार चढ़ाव को आप ध्यान से सुनिए और उसको महसूस कीजिए, उसका आकलन कीजिए। ये रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं? आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य हैं। सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है। पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा और किस किस तरह से उपयोगी है? इसके पहले हमने देखा कि सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आ रही है, विद्युत निर्माण हो रहा है उससे। तो हर्ष के मन में यह प्रश्न आया कि और किस किस तरह से हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। सर ने बताया सोलर कुकर, पानी का हीटर आदि ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित हैं। सोलर कुकर, सौर हीटर बड़े होटलों तथा भवनों में खाना पकाने तथा गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पादन की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है, जो सीधे सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण करते हैं। प्रियंका ने पूछा, सर, सवाल यह उठता है कि सोलर कुकर ऊर्जा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या सोलर कुकर की रचना बहुत सरल होती है? हाँ प्रियंका, इसकी रचना अत्यंत सरल होती है। ऊपरी भाग में काला तल होता है जो आने वाली संपूर्ण सौर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उसमें साधारण कांच की पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारगमन करती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है, जिससे कुकर के काले तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कार्य तीव्रता से होता है। इस पाठ में हमने सौर ऊर्जा के महत्व को समझा, सौर ऊर्जा की उपयोगिता को जाना और आने वाले कल में यानी भविष्य काल में सौर ऊर्जा मानव जीवन के लिए, पूरी संपूर्ण पृथ्वी के लिए कितनी उपयोगी है, इसको हमने आत्मसात कर लिया है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।